हाँ, तो अब हम देखेंगे क्लास में जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। क्या होता है जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन? It is allowed the encapsulation of packet of one protocol suite into a payload portion of a packet of another protocol suite, which means that कि हमें इस तरह से encapsulation करना है कि एक प्रोटोकॉल पैकेट के अंदर दूसरे पैकेट को डालो और उसी के तरीके से डालो। दैट इज नोन एज जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। जैसे हमारे पास ये ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा हेडर प्लस ओरिजिनल डेटा ये था हमारा, इसको हमने यहाँ एज इट इज लगाया, आउटर हेडर भी जोड़ा, बट जेनरिक हेडर भी लगा दिया साथ में, जनरल GRE एनकैप्सुलेशन का हेडर लगा दिया, विच मीन्स दैट कि GRE हेडर लगने से अब हम राउटिंग जो करेंगे, जो एनकैप्सुलेशन करेंगे, हेडर के ऊपर एक हेडर, बट अभी तक क्या करते थे, आउटर हेडर और ओरिजिनल हेडर के बीच में कोई गैप नहीं होता था। इस बार हमने एक एल्गोरिथम निकाली, एक राउटिंग एल्गोरिथम निकाली, जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन आउटर हेडर और इनर हेडर के बीच में लगा दिया, ताकि आपके डेटा की साइज बढ़ गई, बट उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, और उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, और साथ साथ हमें डेटा की सिक्योरिटी की भी काम में आएगा, और साथ साथ हमें वो पता रहेगा कि वो डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है और हम किस तरीके से उसे ट्रांसफर करें। तो जैसी बेसिक पर्पस ऑफ जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन ये है हमारी। ठीक है, ये उसका प्रोटोकॉल फील्ड है, आप लोग सभी बना लें। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर से तो अपने को पता ही लग रहा है कि वो सीक्वेंस नंबर दे देगा डेस्टिनेशन को, तो उस सीक्वेंस ऑर्डर से आपके पैकेट को अरेंज कर देगा। राउटिंग से क्या हो जाएगा कि किस पाथ से जा रहा है, कैसे पाथ जा रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ना यूज करते हुए कनेक्शन लेस सर्विसेज अगर यूज करेगा तो सीक्वेंस नंबर हमारा सीक्वेंस में जमाने का काम करेगा, और पैरेलली हमारे सारे पैकेट्स जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पता लगेगा। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने ये? बना लिया आप लोगों ने प्लीज? ऐसा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। इसने क्या करा कि पहले हमारे पास था करस्पॉन्डेंट नोड, होम एजेंट के पास जाता था, फिर फॉरेन एजेंट के पास जाता था, फिर मोबाइल नोड के पास आता था, और उसी तरह से रेफरेंस में वापस आती थी रिक्वेस्ट। अब क्या करा जेनरिक एल्गोरिथम ने, राउटिंग एल्गोरिथम ने, इसने क्या करा, करस्पॉन्डेंस के पास से होम एजेंट के पास गया, होम एजेंट ने एक बार फॉरेन एजेंट को कनेक्ट किया, फॉरेन एजेंट ने जैसे ही मोबाइल नोड को कनेक्ट किया, तो हमारे पास वापस आते आते होम एजेंट के पास चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉरेन एजेंट करस्पॉन्डेंस नोट को कम्युनिकेट कर देगा कि अब आपको आपका जो डेस्टिनेशन है वो होम एजेंट के थ्रू ना रिप्लाई रिप्लाई आते हुए डायरेक्ट फॉरेन एजेंट करस्पॉन्डेंस नोट को रिप्लाई कर देगा। तो एक तरह से हमारा पाथ कम कर दिया उसने। पहले क्या हो रहा था, करस्पॉन्डेंट से होम, होम से फॉरेन, फॉरेन से मोबाइल, मोबाइल से फॉरेन, फॉरेन से होम, होम से नोड। अब क्या हुआ, करस्पॉन्डेंस टू होम, होम से फॉरेन, फॉरेन से मोबाइल, मोबाइल से फॉरेन, एंड फॉरेन से करस्पॉन्डेंट नोड। ये एक पाथ को फॉलो करते हुए, जिसकी वजह से हमने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया और लेटेंसी को कम कर लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप लोग सभी। ठीक है, देयर आर फोर टाइप ऑफ मैसेजेस इन दी GRE। फर्स्ट इज बाइंडिंग रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, मोबाइल नोड को होम से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, देयर आर बाइंडिंग अपडेट्स। अगर कोई अपडेट्स है तो मोबाइल और CN के बीच में वो अपडेट को करंट लोकेशन के साथ रिवील करने का काम करेगा, मतलब बताने का काम करेगा। ठीक है, थर्ड है बाइंडिंग एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, दैट इज बाइंडिंग एक्नॉलेजमेंट। और बाइंडिंग वार्निंग, अभी क्या होता है कि कोई पैकेट जैसे हमारा जा रहा है और किसी भी वजह से
कोलाइड हो गया तो डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं, और डेस्टिनेशन तक भी अगर बाई चांस पहुंच गया तो उसकी अपडेट हमें कैसे पता लगेगा? तो जैसे ही वो कोलाइड होगा तो BW, दैट इज नोन एज बाइंडिंग वार्निंग, डिकैप्सुलेट होके पैकेट के फॉर्म में जाएगा और वो बता देगा कि ये नोड मेरे से अलग हो गया है, इस बाइंडिंग वार्निंग को उसके पास पहुंचा दो। तो देयर आर 4 मैसेज इन GRE, दैट इज बाइंडिंग रिक्वेस्ट, बाइंडिंग अपडेट, बाइंडिंग एक्नॉलेजमेंट एंड बाइंडिंग वार्निंग। ओके, तो बेटा आज का सिर्फ इतना ही था, अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं आगे का टॉपिक। ओके।